इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के ई अधिवेशन में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ शहर की, जो कि 3 राज्यों से घिरा हुआ था। देखिए, कोरोना काल अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहा, लेकिन इस सब के बीच चंडीगढ़ के लिए चुनौतियां कितनी बड़ी थी, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ क्षेत्रवासियों को तमाम सुविधा मुहैया करवाना था, बल्कि बाहर से आ रहे प्रवासियों के लिए भी पूरे बंदोबस्त यहाँ से करने थे। तो बिगड़ते हालातों में इस बैलेंस को कैसे बिठाया गया, इसी पर बातचीत करेंगे अगले सत्र में, जिसका नाम है 3 राज्यों से घिरे चंडीगढ़ के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही और इससे सबक आने वाले कल के लिए क्या लिया गया है। सत्र के खास मेहमान हैं पूर्व अध्यक्ष भाजपा प्रदेश चंडीगढ़ के संजय टंडन साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। और सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। आयुष, ओवर टू यू। धन्यवाद रंजना। तो जैसा कि रंजना ने बताया आपको कि इस सत्र के अंदर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि 3 राज्यों से घिरे हुए चंडीगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। और इस सत्र की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ संजय टंडन जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश भाजपा चंडीगढ़ के। संजय जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पंजाब के इस अधिवेशन में। धन्यवाद जी। संजय जी, जैसा कि हमारे सत्र में हम लोग ये आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कोरोना काल निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज से निपटते हुए अब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब बैक टू नॉर्मल की ओर जाते हुए, लेकिन चुनौतियां लगातार बरकरार हैं। तो शुरुआत में चुनौती से ही करूंगा। जिस समय सेकेंड वेव ने अपनी दस्तक दी, सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर आप लोगों के सामने क्या था और कैसे इसको आप लोगों ने टैकल किया, क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए? मैं चाहूंगा यहीं से शुरुआत हो। देखिए, जब पिछले साल 22 मार्च को ऐसी ये घोषणा आई जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय करी थी, तो उस वक्त एक बार सबके लिए एक नई सी चीज थी। दुनिया के अंदर थोड़ी देर पहले ये आना हुआ, तो सबको समझने में, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, उस काम को देखने में एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो लगभग मुझे लगता है कि पहले एक हफ्ता भर तो चीजों को समझना, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, और फिर उसके बाद हमने इमीडिएटली जब ऐसा लगा तो किचन्स कैसे चलाए जा सकते हैं, हमने उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। सरकार को भी चाहिए था कि एक खाना बना बनाया उन लोगों के लिए मिल सके कि जिन लोगों ने रोज काम करके अपनी आजीविका कमा के अपनी परिवार का पालन करना है, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो उनके तक राशन किट्स को पहुंचाना, उनके तक पके हुए खाने को पहुंचाना, उन लोगों तक जो ऐसी उनकी समस्याओं का हल करना, किसी को कोई दवाई चाहिए, किसी कोई बच्चे को डॉक्टर चाहिए, तो इस तरीके से इन चीजों को देखते हुए ये पहला ये विषय आया। उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद ये आया कि जी अब मास्क की आवश्यकता है। तो मास्क कैसे, बिकॉज मास्क भी कोई ऐसे इतनी बड़ी मात्रा में शहर में मिलते नहीं थे, क्योंकि सिर्फ एक मेडिकल कम्युनिटी ही थी जो ऐसे मास्क यूज करती थी। तो हमको जितने सिरोपे और पटके हमको मिलते थे, तो मैंने घर में बैठ के, मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने, हमने उसके ये ऐसे मास्क जैसे ये आप देख रहे हैं, ये उन्हीं कपड़ों का बना हुआ मास्क है, इसको डबल करके बनाया, फिर उसको अपने साथियों में बांटना शुरू किया, तो लगा अब ये काम हो गया। फिर मैंने सारे शहर के दर्जियों के साथ मैंने संपर्क किया, तो उनको पूछा, वो भी घर में बैठे थे, उनके पास भी कोई काम नहीं था। और फिर मैंने जो कपड़ा के व्यापारियों से शहर के, उनसे बात करी, तो हर एक व्यापारी की दुकान पे जाकर हमें उसको पहले घर से उठाना, फिर दुकान खुलवाना, फिर उसमें से 2 उनको कहा कि आप हमें थान दीजिए, वो लेकर फिर वो एक एक थान दर्जी के घर पहुंचाना, फिर उनको हम 3 रुपए पर मास्क हम उसको पे करते थे। और फिर हमने वो मास्क बना के, उसके 4-4 मास्क और एक सैनिटाइजर के हमने पैक्स बनाने शुरू किए। फिर वो पैक लोगों के घर में भेजे। लगभग 5000 के करीब लोगों को इस तरह के पैकेट उस समय हमने भेजे। एक नया तरीके का वो था। लगभग 1 लाख से अधिक मास्क तो मैंने खुद अपने माध्यम से बांटे। पार्टी ने मिलके कोई लगभग 5 लाख के करीब मास्कों का वितरण किया।
फिर उसके साथ आया कि ये पीपी किट के बारे में, ये भी एक टर्म नई थी लोगों के लिए कि पीपी किट क्या होती है, और शायद देश के अंदर उस समय पहले बनती नहीं थी, बाहर से आती थी। उसको बनाना शुरू किया लोगों ने, फिर वो पीपी किट्स लोगों से स्पॉन्सर करा के हमने कभी अस्पताल लेके जानी, कभी वो मेडिकल कॉलेज लेके जाना, कभी पीजीआई लेके जाना। इस तरीके से हमने एक वो काम शुरू किया। फिर एक आयुष मंत्रालय ने एक जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाई, उसके बारे में उन्होंने बताया था अपनी वेबसाइट के माध्यम से। तो मैंने सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो शहर के हैं उनसे बात करी, और उनसे किसी ने 2000 हमें वो बना के दी, किसी ने 5000 बना के दी। ऐसे करके कई डॉक्टर्स ने हमको वो इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक दवाई दी, उसका वितरण शुरू किया। तो ये भी एक हमने लगभग 12 से 15 हजार के करीब ऐसी छोटी बॉटल्स उसका मैं वितरण कर चुका हूँ। और आज भी मेरी गाड़ी में वो कम से कम 50 का पैकेट पड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इम्यूनिटी बूस्टर वो दवाई दूं। तो इस तरीके से ये एक नया एक चीज मिली। मैं रक्तदान शिविर साल में 2 बार, एक बार अपने जन्मदिन पर, एक बार हनुमान जयंती पे, मैं साल में 2 बार करता हूँ। तो जिस वक्त ऐसे समय में जब सितंबर में मेरा जन्मदिन आया तो पॉसिबल नहीं था कि आप कोई बड़े स्तर के ऊपर कर सको, क्योंकि मेरा रक्तदान शिविर काफी बड़े बड़े हमारे लगते रहे हैं पीछे। हम लोग कोई 35-40 ऐसे शिविर लगा चुके हैं। तो फिर हमने 50-50, 100-100 लोगों के ऐसे 10 शिविर अलग अलग जगह पे शहर में उनको लगाने का काम किया। और उस समय पीयूष गोयल जी और उनके साथ गोपाल अग्रवाल जो हमारे प्रवक्ता हैं, हमने ऐसा कार्यक्रम रखा और उनको वर्चुअली जोड़ के हमने सारे के सारे ऐसे जो रक्तदान शिविर थे, लगभग हमने 790 या 800 के करीब यूनिट्स उस समय एकत्रित किए। तो ये एक जो ये पिछले साल के कार्य में ये ऐसा कार्य रहा। लेकिन ये जब ये दूसरी वेव आई है तो दूसरी वेव ने तो कई तरह के जो है मुश्किल के अंदर डाला। नई तरह के चैलेंजेस थे, नई तरह की समस्याएं थी, जहां पे रक्त तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रेगुलर रक्त की आवश्यकता हर अस्पताल वाले को होती है, हर एक की जरूरत होती है। इस बार फिर हमने अप्रैल के अंदर कोई 13 स्थानों पे किया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को भी साथ में जोड़ा, वहां पर भी किए, चंडीगढ़ में भी किए। इस बार भी कोई हमने 769 यूनिट एकत्रित करके हमने वो दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन जी और अनुराग ठाकुर जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअली जुड़े। एक सबसे बड़ी चीज जो हमारे को इस वक्त ध्यान में आई कि एक कोविड केयर सेंटर की मांग उठी कि कोई जितने भी एनजीओज हैं वो कोई ऐसा सेंटर लगाएं जिसमें लोगों को मुफ्त में उनको सहायता मिल सके, क्योंकि अस्पतालों के ऊपर बहुत प्रेशर था, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर था, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। तो उसमें हमने और जो भारत विकास परिषद ने मिलके, यहाँ इंदिरा हॉलीडे होम है सेक्टर 24 में, वहां पर हमने 47 बेड का हमने एक मिनी कोविड केयर सेंटर शुरू किया। वहां पे 20 बेड्स को हमने ऑक्सीजन के साथ लिंक किया और 25 बेड्स को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ लिंक करके ये एक नया एक ये ट्रायल था। और अभी थोड़े दिन पहले ही, जैसे ही ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई है, अभी 5-7 दिन पहले ही हमने उसको अभी एक होल्ड पे डाल दिया है, अभी बंद नहीं किया है। क्योंकि अभी ऑक्सीजन की पाइपलाइन सारी वहां पे डली हुई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस सारे कार्य के मध्य जो शहरवासियों की, लोगों की और दूर देश में बैठे हुए भी अपने दोस्तों की सहायता, ऐसे काम के लिए जो समाज ने उठ के लोगों के साथ लोगों की समस्याओं को समझ के सहायता करी, वो एक बड़ा कार्य था। फिर हमने एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया 9 मई को, जिसको ऑनलाइन में हमने सब धर्मों के लोगों को, उनके पंडित मौलवियों को सामने बिठा के
एक ऐसा कार्यक्रम किया। फिर हमने 16 मई को एक हवन का कार्यक्रम, 108 जगह पे हवन का कार्यक्रम रखा, जो लगभग 300 350 के करीब लोगों ने हवन और अपनी प्रार्थना करी। और सारे ही उसके अंदर गायत्री परिवार जुड़ा हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू परम सभा, बजरंग दल, सेवा भारती, भारत विकास, ब्रह्म ऋषि मिशन, जैन मंदिर, गौड़िया मठ, इस्कॉन, आर्ट ऑफ लिविंग, राधा स्वामी, जगन्नाथ मंदिर, निरंकारी मिशन, ऐसे करके हमने जितने ऐसे समाज में जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस थी, हमने उनको इसमें साथ में जोड़ा और हजारों लोगों ने उसको प्रोग्राम को देखा और सैकड़ों लोगों ने अपने घरों में हवन और प्रार्थनाएं साथ में रखी। मेरा मानना है कि ऐसी जब कोई त्रासदी आती है तो समाज जब साथ में मिलके नहीं इसमें संजय जी, भाग ये लेता बहुत है तो महत्वपूर्ण है क्योंकि वाकई लोगों एक की भी उतनी बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है जितनी चेंज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों इसमें की, ला सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की, या फिर हम ये मान के चले प्रशासन की और शासन की होती हैं। लेकिन आपने चूंकि बहुत विस्तृत तरीके से बताया एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, कि आप लोगों ने कैसे चैलेंजेस को फेस करते हुए आज स्थिति तक पहुंचे। लेकिन इसी के साथ सवाल फिर अब ये भी जुड़ता है, एक तो थर्ड वेव को लेकर के बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं, और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन, चूंकि अभी ये कहा जा रहा है कि यही एकमात्र ऐसा कारगर हथियार है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ही हमारे पास ये जो चांसेस हैं थर्ड वेव को रोकने के बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के भी क्या आप लोग अपने स्तर से कोई प्रयास कर रहे हैं? तो वैक्सीनेट लोग ज्यादा से ज्यादा हो, इसका प्लान आप लोगों के पास क्या है, और थर्ड वेव को लेकर के किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? अगर इस विषय को भी आप बता पाए। वैक्सीनेशन का आपने ठीक सवाल पूछा, मैं शायद ये बताना भूल गया। वैक्सीनेशन के मैंने पर्सनली लगभग कोई 7 या 8 कैंप्स लगाए, कोई 3500 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए हमने उसका कार्यक्रम रखे, अलग अलग जगहों पे रखे, हमारे दफ्तर में हुए, हमारे कॉल सेंटर में हुए, अपना पब्लिक प्लेसेस के अंदर किए। और अभी परसों हम सबसे बड़ा कैंप इधर 16 सेक्टर के क्रिकेट स्टेडियम में लगाने जा रहे हैं, जिसमें चार टीमें होंगी अलग अलग। उसमें हमने सारे क्रिकेटर्स को, सारे स्पोर्ट्समैन को, सारी ऐसी स्पोर्ट्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमने सबको ओपन इनविटेशन दिया है। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक 16 सेक्टर के क्रिकेट स्टेडियम में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये है कि वैक्सीनेशन जब आई, मेरे को ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उस समय कुछ जो राजनीतिक दल, जो खास तौर के ऊपर विपक्षी दलों ने या तो उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, और या उसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया, या उसको एक बीजेपी वैक्सीनेशन का नाम दे दिया, या उसके ऊपर के ये ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं लगवाएंगे, ये तो बीजेपी की वैक्सीनेशन है, ऐसे भी कभी होता है। उन पार्टियों ने एक सवाल किए कि जिन पार्टियों ने पोलियो की वैक्सीनेशन को 25 साल बाद देश में लाए, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को 20 साल के बाद देश में लाए, ऐसे लोगों ने उसके ऊपर सवाल किए। और आज वही लोग खुद जाके वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। आज वही लोग आगे बढ़कर कह रहे हैं जी वैक्सीनेशन जल्दी क्यों नहीं हो रही है। आज दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी ड्राइव अगर कहीं हो रही है तो वो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। 27 करोड़ लोग जो है कल तक वैक्सीनेट हो चुके हैं, और रोज अब लगभग हम 50 लाख लोगों तक पहुंच गए हैं, और शायद इस मास के अंत तक हम लोग 1 करोड़ वैक्सीनेशन रोज दे पाएंगे। और ये मुझे लगता है कि हमारे रोज के दिनचर्या के अंदर ये एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, क्योंकि यही सब लोगों को नॉर्मलसी की तरफ लेकर जाएगा। लोगों का जो है वर्किंग जो है उसके ऊपर नॉर्मल होने की तरफ आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन सब संजय लोगों जी को इसमें एक सवाल मैं और जोड़ूंगा, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा उसी के साथ आगे बढ़ाते हुए। चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर के आपने कहा और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी आपने जिक्र किया, वो तमाम स्टेटमेंट मेरे जहन में भी हैं और किस किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्या बातें कही गई।
लेकिन अगर इस स्तर पर आप लोगों के सामने चुनौती हो, और खासतौर से अगर मैं ग्रामीण परिवेश का जिक्र करूं, चूंकि हिमाचल का भी प्रभार आपके पास में है और वहां पर भी बहुत जगहों पर अगर इस तरीके की भ्रांतियां लोगों के अंदर हैं, तो फिर अगर ये चैलेंज आप लोग देख रहे हैं, इससे निपटने का प्लान आप लोगों ने क्या बनाया और कैसे अवेयर करेंगे? क्योंकि जो भ्रांति फैलनी थी वो तो लगभग हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज बैठ चुकी है या घर कर चुकी है। अब उसको निकालेंगे कैसे, अगर एक बड़ा चैलेंज है तो आपके लिए? देखिए, होता क्या है कि जब लोग ये महसूस करते हैं कि वैक्सीनेशन ही एक हल है, तो तब वो उसकी तरफ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज जिन जिन लोगों ने ये सवाल किए थे वैक्सीनेशन के ऊपर, ऐसे ही अगर कल ही मैंने वो देखा मुलायम सिंह जी के सुपुत्र का, कि उनका जो आज से 3 महीने पुराना जो वर्जन था और उनका ट्वीट जो वो कल का था, एक आदमी ने उसका कंपैरिजन बना के ये वो बेचा था अखिलेश जी का। सो एक वो कंपैरिजन सामने आया कि अब लोगों का मन उस चीज के प्रति बदल रहा है कि दुनिया ने भी हिंदुस्तान को उस दृष्टि से देखा कि बड़े बड़े देश जिनके पास अभी तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंची है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो पिछले साल के मई के महीने में ही इन कंपनियों को मदद करके उनको इस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको बोला, और एक नहीं दो दो वैक्सीन जो है देश ने तैयार कर दी। 3 अभी अंडर ट्रायल चल रही हैं, एक अभी स्पुतनिक जो है उसकी भी लगभग 5 लाख डोजेस देश में आ चुकी हैं। मेरा मानना है कि अब लोग खुद उसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि वैक्सीनेशन ही इस चीज का एक हल है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपना थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस, अपना मास्क लगा के रखना और अपने हाथों को जो है उसको सैनिटाइजर से साफ करते रहना, साबुन से धोते रहना, ये बातें जो सबसे पहले दिन कही गई थी, इनको अभी भी उसी तरीके से हमें करके रखना है। और आज लोग पहले की दृष्टि से सेकंड वेव आने के बाद ज्यादा जागरूक हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं मानता हूं कि जहां पे सरकार ने इस कार्य को कंट्रोल करने के लिए जितना जो वो किया, लोगों ने उसको, जो पिछले 3-4 महीनों के अंदर, ये सेकंड वेव से पहले के समय की बात कर रहा जी हूं, जी जी। कि जो इसके अंदर कंट्रोल्स बोले गए थे उनमें कहीं ना कहीं सब लोग उसमें लैग किए, स्लैकनेस आई, उसकी वजह से आई। और आज वैक्सीनेशन ही एक हल है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कल मैं जुबल कोटखाई, एक हिमाचल में एक स्थान है, मेरा कल वहां पे सुबह उधर जाना हुआ, जी और आप हैरान होंगे कि बड़ा ही वो ग्रामीण इलाका है, बहुत ही पुराना इलाका है, और एक छोटा सा स्थान है जिसके अंदर लगभग मेरा ख्याल है 10-15 हजार की आबादी होगी। तो वो हमारे नरेंद्र बरागटा जी, हमारे विधायक थे, जो चीफ विप भी थे, उनका देहांत हो गया था, तो उनके घर में मेरा कल जाना हुआ। तो वो रास्ते में एक जगह पर मैं रुका और मैंने देखा वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी। आप जानकर हैरान होंगे कि कम से कम उधर लाइन के अंदर भी 200 लोग उस लाइन के अंदर खड़े थे। जी एक जी। छोटे से गांव का मैं आपको ये एक बता रहा हूं, जो मैंने कल ही जहां पर मैंने नोटिस किया। मेरा मानना है कि आज गांव गांव तक ये बात पहुंची है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से, उनकी सरकार ने जिस तरीके से इस कार्य को संभाला है, आज अपने देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर एक ऐसा स्थान मिला है कि वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ दिस कोविड-19 वाज डन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन संजय जी देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसका असर भी निश्चित तौर पर दिख रहा है और शायद उसका ही एग्जाम्पल आप देते हुए नजर आए। लेकिन अब एक सवाल पॉलिटिकल इसके साथ जुड़ा हुआ ये हो जाता है, चूंकि जहां आप लोगों की सरकारें हैं वहां पर विपक्ष आरोप लगा रहा कि कोरोना के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको लेकर के वो लगातार हमलावर है। जहां आप विपक्ष में बैठे हुए हैं वहां की मौजूदा सरकार के ऊपर आप लोग इस तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं। क्या इसको सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही मैं सीमित रखूं या इसके कुछ और भी मायने हैं? थोड़ा इसको समझाएं अगर, क्योंकि हिमाचल का प्रभार आपके पास में और विपक्ष वहां पर भी बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है कोविड मैनेजमेंट को लेकर के। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा रिएक्ट करें इसके ऊपर। देखिए, आरोप लगाना दुनिया के अंदर सबसे आसान काम है, ये आप भी समझते हैं। किसी भी व्यक्ति में, आज आप एक चैनल चलाते हैं, आपने चैनल के अंदर 2 लाइनें
ऐसी बोलनी चाहिए थी या ऐसी नहीं बोलनी चाहिए थी, आपको भी शाम को एडवाइस करने वाले 10 लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे, गलती निकालेंगे। एक पुरानी कहावत है कि आरोप लगाने की बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उसका वेलकम होता है। आप बताइए कि भाई साहब इसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर हम भी सहयोग करने को तैयार हैं। दूसरी पार्टियों के लोग भी कम से कम, जब समाज के ऊपर दिक्कत आती है, जब आपके देश के ऊपर दिक्कत आती है, तो बड़े बड़े विरोधी लोग भी इकट्ठे होकर उसको फेस करते हैं। आज बड़े दुख से ये मुझे कहना पड़ रहा है कि जहां पे हमारी सरकार, इवन गलवान वैली का इशू जब चल रहा था, तो एक जो जो विपक्ष के जो उनके नेता थे, वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ मीटिंग करते हुए पाए गए थे। ये जो एक मैसेजिंग होती है, वो एक गलत मैसेजिंग के साथ हो सकती है। किस तरीके से जो जो कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी ऐसी विपक्षी दल हैं जो ऐसे बयान देते हैं जो जिसका फायदा दूसरे देशों को हो। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते थे, तो तब उन्होंने भी कहा था कि इंदिरा गांधी जी आप आगे बढ़िए, आप दुर्गा की भांति आप आगे बढ़ के ये अपने दुश्मनों का नाश करें और हम आपको पूरा सहयोग देते हैं। जब देश के ऊपर कहीं विपत्ति आती है तो सबको इकट्ठे होकर उस चीज को फेस करना चाहिए। ये बड़ी एक विडंबना है कि हमारे विपक्ष ने एक उसको सिर्फ विरोध करने को ही एक विपक्ष का हिस्सा बना लिया कि मुझे सिर्फ विरोध करना है। और बड़े बड़ी अथॉरिटीज के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, आप कभी सोशल मीडिया में आप जरा ध्यान से अगर देखेंगे, कई बार बड़ा दुख होता है देख के भी किस कैसी शब्दावली का प्रयोग, और वो शुरू होती है कहीं पे नाम लिया जाता है मौत का सौदागर, कहीं 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 कहा जाता है लाश का व्यापारी, कहीं ऐसे ऐसे शब्दावली का जो है वो प्रयोग किया जाता है, जहां ऊपर के उनके बड़े नेता जब ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहां पे छोटे लोग भी उसी तरीके से उस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये एक करैक्टर जो है वो दिखाया जाता है, देश को सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है कि भी हम लोग सब इकट्ठे मिलके इस देश के लिए हम इकट्ठे मिलके काम करें। और ये कोविड भी एक ऐसी विपत्ति है, कोई खुद तो लेकर नहीं आया है, कोई खुद नहीं चाहेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ऐसी दुविधा कहीं देश में आए। किस तरीके चलिए से संजय जी, मुझे लग रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात को विपक्ष को भी उतनी ही सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए और जहां जहां आप विपक्ष में, आपको भी इसी सकारात्मक अंदाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल समय नहीं है मेरे पास, आपका बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आज इस ट्राई सिटी के ई अधिवेशन में शामिल होने के लिए। ट्राई सिटी ई अधिवेशन लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।